तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं अफवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, ये जो अफवाह तंत्र है वो होता क्या है और ये कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसमें हम भारत में अफवाह तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। तो ये ड्रेनेज है क्या, अफवाह तंत्र है क्या, इससे डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहले ही पॉइंट हमारा आया हुआ है अफवाह से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट जो है हमारा अफवाह का देखेंगे। यहाँ पे जो अफवाह है वो है क्या। तो अफवाह का जो शब्द होता है वो किसी क्षेत्र विशेष के नदी तंत्र की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। अब नदी तंत्र क्या होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं जैसे कि कोई नदी है, ठीक है, और इसमें जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, इन सब की जो डिटेल है, यानी कि नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में जितना वो क्षेत्र कवर कर रहे हैं ना, उसी को हम अफवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। अफवाह नहीं, अपवाह तंत्र कहा जाता है, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अफवाह द्रोणी कहते हैं। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि अफवाह द्रोणी कैसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, ठीक है, उसे अफवाह द्रोणी कहते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन आता है अफवाह द्रोणी कैसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कोई एक नदी है और पूरा नदी का जो क्षेत्र है, जहाँ जहाँ से वो जल इकट्ठा हो रहा है और जल वो लेकर आ रही है अपने पास में, ठीक है ना, तो उसको पूरा हम क्या कहेंगे, अफवाह द्रोणी कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा वो अफवाह द्रोणी कहलाएगी। विश्व की सबसे बड़ी अगर अफवाह द्रोणी कोई है तो वो है अमेजन नदी, क्योंकि अमेजन नदी में कई सौ, देखा जाए कई सौ नदियाँ ऐसी हैं जो उसमें आकर मिलती हैं और जितना भी क्षेत्र का पानी वो अपने अंदर समाहित करती है। कौन? अमेजन नदी। इसीलिए अगर हम बात करें तो जो अमेजन नदी है वो विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी कहलाती है। ठीक है, तो हमने देखा अफवाह शब्द का अर्थ समझिए। अफवाह शब्द का अर्थ है जो है नदी तंत्र की व्याख्या करने के लिए किया जाता है, और एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे हम अफवाह द्रोणी कहते हैं। वहीं विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी कौन सी है? अमेजन नदी है। क्लियर? भारत में गंगा नदी की अगर हम बात करें तो विश्व की जगह अमेजन आ जाएगा, और जब भारत की बात आएगी तो उसमें गंगा नदी को लेकर चलना है। तो भारत में गंगा नदी जो है वो अफवाह द्रोणी की सबसे बड़ी नदी आ जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए भारत में गंगा नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। जल विभाजक की बात करें, जल विभाजक क्या है, तो यानी कि अगर हम बात करें जैसे कि एक नदी है, बेसिकली अगर हम किसी एक नदी को लेते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे गंगा को ही ले लो, मान लीजिए हमने गंगा को लिया, तो ये गंगा नदी है हमारी, देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो गंगा नदी में बहुत सी सहायक नदियाँ आकर मिलेंगी, बहुत सी सहायक नदियाँ इसमें आकर मिल रही हैं। ठीक है, ये जो सहायक नदियाँ यहाँ पर आकर मिली गंगा में, तो ये अपने आसपास का जो क्षेत्र था यहाँ का पानी लेकर ही तो आई हैं, लेकिन कुछ ऊंचाई की वजह से, यानी कि किसी वजह से, पहाड़ की वजह से या पर्वत की वजह से, या पहाड़ जो है कोई पठार वगैरह था या ऊंचाई थी, उसकी वजह से इस इलाके का जो पानी था वो ढाल के द्वारा इधर गंगा से मिल गया और इधर ढाल से किसी, मान लो यमुना से मिल जाता है, यहाँ ढाल के यमुना से मिला, तो इसको इसने क्या किया, इसने यहाँ इस क्षेत्र के पानी को दो भागों में बांट दिया है। एक क्षेत्र जलाता, एक क्षेत्र का पानी जाता है आपका यमुना में और एक जा रहा है गंगा में। तो आप देख पा रहे हैं ये क्या काम कर रहा है, ये इस क्षेत्र के पानी को विभाजित कर रहा है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं जल विभाजिका। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, मान लो यहाँ पे धारा ए है और यहाँ पे धारा बी है, और ए और बी में क्या हुआ कि इस ऊंचाई की वजह से, इस जल विभाजिका की वजह से कुछ पानी ये जहाँ जाकर एक बड़ी नदी में यहाँ मिल रही हैं, और कुछ पानी जो यहाँ पे था वो बहकर इस नदी में जाकर मिल रहा है। आप समझ में आए कि जल विभाजिका क्या है? तो आई थिंक ये आपको जल विभाजक का पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखना हमें आगे क्या करना है डिस्कस, उसके बारे में देखते हैं। देखिएगा ये पॉइंट हमारे पास है कि भारतीय नदियों को मुख्यतः हमने कितने भागों में बांट दिया है। भारतीय नदी को मुख्यतः हमने दो भागों में बांटा है। पहली नदी को रखा है हमने क्या, हिमालयन नदियाँ, यानी कि जो हिमालय से बहती हैं उन्हें हम हिमालयन नदियाँ कहते हैं। और दूसरा भाग है प्रायद्वीपीय नदियाँ, यानी कि वे नदियाँ जो कहाँ से, पश्चिमी घाट से बहती हैं, और दक्षिण यानी कि दक्षिणी भारत में बहने वाली नदियों को हम प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हिमालयन नदियाँ ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र,
ठीक है। वहीं अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय नदियों की तो देखिएगा यहाँ पे नर्मदा है, तापी द्रोणी है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ये द्रोणियाँ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये अपने आसपास के क्षेत्र का पानी लेकर कहाँ लेकर जाती हैं, समुद्र में जाके गिरा देती हैं। ठीक है। मोस्टली यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कौन कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और कौन कौन सी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। ठीक है। तो आपने देख लिया भारतीय नदियों को दो भागों में बांट दिया गया है, हिमालयन नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिएगा नदी की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। एक हमारे पास नदी है, मान लो ये नदी हमने ले ली है। इस नदी की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो क्या है। सबसे पहली अवस्था तो यही आ जाएगी कि भैया ये स्रोत है, यानी कि उसका उद्गम स्थान कौन सा है। मान लो इसको हमने गंगा ले लिया, ठीक है, ये हमने गंगा नदी ले ली। अब इस गंगा नदी का जो उद्गम स्थान होगा वो कौन सा होगा, तो हम सबको पता है कौन सा जो है उद्गम स्थान इसका, देवप्रयाग। क्या है ये, देवप्रयाग। देवप्रयाग से गंगा नदी जो है हमारी उत्पन्न होती है। गंगोत्री और अलकनंदा नदियाँ दोनों इसमें मिल जाती हैं। ठीक है। गंगोत्री और अलकनंदा जो नदियाँ हैं इसमें मिलती हैं, जैसे कि खास करके ये गंगोत्री है और गंगोत्री से भागीरथी यहाँ से निकल रही है और यहाँ से अलकनंदा निकल रही है। तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में और यहाँ से गंगा नदी बहती हुई कहाँ पहुँचती है, बांग्लादेश। बांग्लादेश में जब हमारी गंगा नदी पहुँच जाती है तो वहाँ पर उसका नाम बदल जाता है और लोग उसमें बांग्लादेशी लोग क्या कहते हैं, उसे पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, पद्मा। यहाँ पे नाम पद्मा पड़ जाता है। और ब्रह्मपुत्र जो आती है, ब्रह्मपुत्र को पहले तिब्बत में तो सांपो कहते हैं, इसे ब्रह्मपुत्र नदी को, वो कहाँ से, मानसरोवर झील से होती हुई निकलती है, इसको तिब्बत में सांपो कहते हैं। लेकिन जैसे ही भारत में आती है तो इसका नाम बदल जाता है ब्रह्मपुत्र। और लेकिन जब ये बांग्लादेश में पहुँचती है ब्रह्मपुत्र नदी तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना। क्या पड़ जाता है, जमुना। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है। और उसके बाद जब ये आकर कहाँ, बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, जिस जगह गिर रही है उस जगह को हम बोलते हैं नदी मोहना। क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं नदी मोहना। यानी कि जब नदियाँ समुद्र में गिरने लगती हैं तो गिरते टाइम पे जब वो उसका भाग जो समुद्र मतलब नदी का और समुद्र के बीच में जब नदियाँ गिरती हैं तो उस भाग को हम कहते हैं नदी मोहाना। ऊपरी भाग क्या है, ऊपरी भाग आप देखिए इस चित्र में, आप देखिए, देखिए ये है ऊपरी भाग, ये वाला भाग जो दिख रहा है ना नदी का, ये है ऊपरी भाग। ठीक है। जिसमें खास करके जहाँ से वो उद्गम स्थान वगैरह नदी का आ जाता है। फिर मध्य भाग में आता है आपका ये बीचों बीच वाला भाग जो बीच में आता है। ठीक है। ये आता है बीच वाला भाग और इसमें ही विसर्प क्या होते हैं, जब नदी वहाँ से आ रही होती है इस प्रकार से बीच में कहीं ना कहीं जो चौड़ जाती, क्या है यहाँ पे फैल जाती है, चौड़ जाती है। तो ये वाला भाग देखो फैल गया ना यहाँ पे, तो इस इलाके को हम बोलते हैं विसर्प। क्या बोलते हैं हम इसे, विसर्प कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये है हमारा विसर्प। ठीक है। फिर गोखुर झील होता है कि नदी के पास में इस प्रकार से मतलब गाय के पैर की तरह, गाय की खुर की तरह इस प्रकार की झील बन जाती है। क्या बन जाती हैं, झील बन जाती हैं, उसे हम बोलते हैं गोखुर झील। गोखुर इसलिए कहा जाता है कि गाय के पैर की खुर की तरह ये झीलें बन जाती हैं। निचला भाग आ जाता है, देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला भाग होता है वो निचला भाग कहलाता है। ये वाला भाग जो है उसे हम निचला भाग कहते हैं। और गोखुर झीलें निचले वाले भाग में बनती हैं। ध्यान रखना, गोखुर झीलें कहाँ बनती हैं, निचले वाले भाग में बनती हैं। और जब नदी मोहाना यानी कि जब नदियाँ समुद्र में गिर जाती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, गाद जमा होती है और गाद से क्या बनते हैं, डेल्टा बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों, वहाँ पे डेल्टा बनने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने नदी की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी ले ली है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे हमने गंगा के बारे में बता दिया है कि कहाँ से वो जो है निकलती है, क्योंकि भागीरथी गंगोत्री से निकल रही होती है और वहाँ से अलकनंदा दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में और देवप्रयाग से बहती हुई हमारी जो है यमुना जो है गंगा नदी वो कहाँ, बांग्लादेश पहुँचती है और बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम बदल जाता है और गंगा नदी में से हम लोग बोलते हैं क्या, पद्मा। ठीक है। तो उसके बाद में ये आगे बढ़ती है तो इस प्रकार से इसका नाम बदलता रहता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। लेकिन एक चीज़ और हमें यहाँ पे बतानी भी है, थोड़ा हल्का सा समझिएगा कि ये जो गंगा नदी है जब वो बांग्लादेश में गई तो पद्मा बन गई, ब्रह्मपुत्र गई तो जमुना बन गई। लेकिन यहाँ पे जब ये मिलती हैं, मिलने के बाद में जो नई नदी बनती है उसे कहते हैं मेघना। क्या कहते हैं उसे हम लोग, उसे हम मेघना कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलती हैं तो कौन सी नई नदी बनती है, तो आप बता सकते हैं कि वो नई नदी मेघना कहलाती है और ये कहाँ बहती है, बांग्लादेश में। ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, देखिएगा हिमालय नदी द्रोणी की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा हम यहाँ डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं यहाँ पे उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। देखिएगा सिंधु नदी की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम सिंधु नदी की बात करें तो ये जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल है, यानी कि यहाँ से वो निकलती है। और ये इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। सहायक नदियों में अगर देखा जाए तो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, इस प्रकार की नदियाँ जो हैं यहाँ से बहती हैं। बाद में द्रोणी की बात कर लें
तो द्रोणी में देखिए भारत की जो भारत में कहाँ का पानी जो इकट्ठा करती है अपने पास में, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को ये कवर करता है यहाँ का पानी, ठीक है, किसका, सिंधु नदी का। और दूसरा बात, और ये पाकिस्तान में बहती है, कहाँ बहती है, ये पाकिस्तान में। और कहा जाता है कि सिंधु नदी जो है खास करके देखा जाए तो पाकिस्तान में ये अधिक मात्रा में क्या करती है, एरिया कवर करती है, और हिंदुस्तान में बहुत कम इलाका कवर करती है, ठीक है, कौन, सिंधु नदी। वहीं पे अगर हम बात करें विशेषताएं क्या है, तो पहली विशेषता है सुंदर, क्या है, सुंदर दर्शनीय गार्ज का ये निर्माण करती हैं ताकि लोग वहां पे जाएं और देखें, ठीक है। दूसरा है इसकी सहायक नदियां मिठानकोट, क्या है, मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती हैं। इनकी ये सहायक नदियां जितनी ये देख रखी हैं, लद्दाख, ये जो सतलुज है, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये जाकर सिंधु नदी से कहाँ मिलती हैं, तो वो मिलती है मिठानकोट में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मिठानकोट में मिलती हैं सिंधु से, इंपॉर्टेंट है ये। गंगा नदी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से निकल, उद्गम स्थल इसका है गंगोत्री, गंगोत्री हिमानी जो है वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और ये इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर, कितनी है, 2500 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, इसकी बड़ी सहायक नदियां हैं। वैसे और भी नदियां हैं लेकिन बड़ी जो सहायक नदियां हैं वो ये 4 नदियां हैं। अगर देखा जाए ये कहाँ का पानी अपने पास लेकर बहती है और किन किन इलाकों में अपना पानी पहुँचाती है, तो वो देखिएगा उसको कहते हैं नदी द्रोणी। तो इसमें देखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ठीक है ना। उसके बाद तो बांग्लादेश पहुंच जाती है। तो ये इन स्टेटों को कवर करती है और यहाँ तक वो अपना पानी को क्या करती है, पहुंचाती है। क्वेश्चन आता है कि वह नदी कौन सी है जो प्रत्येक 6 किलोमीटर बहने के बाद में वो उसमें 1 मीटर की जो है गिरावट नीचे की तरफ आ जाती है। तो आप बेझिझक कह सकते हैं कि वो गंगा नदी है। कौन सी है, गंगा नदी है। इनकी 6 किलोमीटर बहती है, 6 किलोमीटर बहने के बाद में 1 मीटर की नीचाई यहाँ पे आ जाती है, ठीक है ना। 1 मीटर वो फिर नीचे बहने स्टार्ट कर देती है, समझ गए होंगे आप यहाँ पे। उसके बाद इस नदी तंत्र में मिट्टी का उपजाऊपन जो है बढ़ता है। और खास करके गंगा नदी, आपने देखा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद में गंगा घाटी सभ्यता। गंगा घाटी सभ्यता इसलिए रखी गई क्योंकि यहाँ का पानी, एक तो गंगा नदी का मीठा पानी है, दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि अगल बगल में गाद जमने से क्या हुआ कि यहाँ की जो जमीन बनी, मिट्टी जो बनी वो बहुत उपजाऊ है। और खास करके लिए गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं, जरा समझिए ब्रह्मपुत्र नदी की। तो मैंने आपको बताया कि मानसरोवर झील, ये भी तिब्बत में ही मानसरोवर झील से निकलती है। कौन, हम अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की। और ये भी कम से कम जो है खास करके ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई यहाँ पे दे रखी नहीं है, दी नहीं है, लेकिन समथिंग इसकी लंबाई भी जो है 2900 किलोमीटर है। कितनी है, 2900 प्लस किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो सहायक नदियाँ हैं इसकी दिबांग, लोहित और कैनुला। तो क्वेश्चन आता है कि कैनुलर जो सहायक नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है, तो आप बता सकते हैं ये है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और ये तिब्बत से बहती हुई भारत पहुंचती है और भारत से अरुणाचल में इसकी एंट्री होती है। और अरुणाचल प्रदेश में घुसने के बाद ये असम और बांग्लादेश में घुस जाती है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं भारत की सिर्फ 2 स्टेट को कवर करती है, एक तो अरुणाचल प्रदेश को, एक असम को, और उसके बाद सीधे बांग्लादेश में पहुंच जाती है। इसीलिए अगर देखा जाए तो भले ही ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी लंबी है लेकिन भारत में बहुत कम बहती है, सिंधु नदी की तरह ही, ठीक है। और यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर यह यू अक्षर, कैसा, यू अक्षर इस प्रकार का, किस पर, नामचा बारवा पर्वत शिखर, एक पर्वत शिखर का, तो वहां पहुंचते ये यू आकार, यू अक्षर जैसे मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। क्या करती है, भारत में प्रवेश करती है। और इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत अधिक होती है। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आता है कि भाई किस नदी में सिल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, गाद बहुत ज़्यादा इसमें जमा होती है, सिल्ट की गाद जो होती है इसमें जमा होती है, और खास करके ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। हम बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदी द्रोणियों की। ये तो देखो हमने हिमालय नदी द्रोणी में गंगा और सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जाना। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, जो दक्षिणी भारत की नदियाँ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं।